प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में दो बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा पहला बिंदु रहेगा स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज, यानी चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। और दूसरा बिंदु रहेगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल सीएफएसई इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज, यानी चतुष्फलकीय संकुलों में सीएफएसई की गणना करना। इन दो बिंदुओं के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहला बिंदु लेते हैं डी कक्षकों का विपाटन। डी कक्षकों का विपाटन यानी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। जब चतुष्फलकीय संकुल का निर्माण होता है तब केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों की स्प्लिटिंग इस प्रकार से होती है, यानी कौन से डी कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं और कौन से डी कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर आते हैं, इसके बारे में आज हम इस पहले बिंदु के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चतुष्फलकीय ज्यामिति किस तरह से होती है। तो देखो, चतुष्फलकीय ज्यामिति, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इस चतुष्फलकीय ज्यामिति में केंद्रीय धातु परमाणु से 4 लिगेंड जुड़े हुए रहते हैं। ये केंद्रीय धातु परमाणु है, सेंट्रल मेटल एटम है। इस केंद्रीय धातु परमाणु से 4 लिगेंड, एक लिगेंड ये है, दूसरा लिगेंड ये है, तीसरा लिगेंड ये है और चौथा लिगेंड ये है। यानी केंद्रीय धातु परमाणु से 4 लिगेंड जुड़े हुए रहते हैं इस तरह से। तो अब हम देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये जेड एक्सिस होता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो लिगेंड हैं, ये लिगेंड्स अक्षों के बीच में है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और इनके बीच में चारों लिगेंड्स हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब चतुष्फलकीय संकुल का निर्माण होता है तब 4 लिगेंड अक्षों के बीच में से केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आते हैं। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण बात, 4 लिगेंड्स अक्षों के मध्य से, अक्षों के मध्य से केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एवं डी एक्स जेड, इन तीनों डी कक्षकों की पालियां यानी लॉब्स लिगेंडों के मार्ग में आती हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों डी कक्षकों की जो लॉब्स हैं वो अक्षों के मध्य में अभिविन्यासित होती हैं और लिगेंड भी अक्षों के बीच में से आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में इन डी कक्षकों की जो पालियां हैं वे लिगेंडों के मार्ग में आती हैं, जिसके कारण इन डी कक्षकों में रिपल्सन बढ़ जाता है। और ऐसी स्थिति में ये तीनों डी कक्षक कुछ एनर्जी को अवशोषित करके अपने सामान्य ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। यानी ये तीनों डी कक्षक हाई एनर्जी लेवल पर, हाई एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। वहीं डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एवं डी जेड स्क्वेयर, ये दोनों डी कक्षक कुछ एनर्जी का उत्सर्जन करके अपने सामान्य ऊर्जा स्तर से लो एनर्जी लेवल पर यानी निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं, लो एनर्जी लेवल पर आ जाते हैं। इस प्रकार से जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है और उस समय जब केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों की स्प्लिटिंग होती है तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एवं डी एक्स जेड, ये तीनों कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। वहीं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एवं डी जेड स्क्वायर, ये दोनों कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं।
अब देखो हम इस स्प्लिटिंग को रेखा चित्र के द्वारा शो करते हैं। देखो ये एनर्जी लेवल है, यहां 5d कक्षक है, d ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी समान होती है, जिसको हम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स यानी समवर्ष कक्षक कहते हैं। समान ऊर्जा वाले कक्षकों को डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब क्या होता है देखो, जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आते हैं तो पांचों डी कक्षक एनर्जी को अवशोषित करके एक्साइटेड होकर के थोड़े उच्च ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं। देखो इस तरह से ये पांचों डी कक्षक एक्साइटेड होकर के कुछ हाई एनर्जी लेवल पर आ जाते हैं, यानी एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। तो ये डी ऑर्बिटल्स। अब देखो क्या होगा, इस एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद ये जो पांचों डी कक्षक हैं ये भिन्न ऊर्जा स्तर वाले दो समुच्चयों में विभाजित हो जाते हैं। जिसमें तीन कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। ये तीन कक्षक कौन से होते हैं देखो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ये तीनों डी कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। तो जब ये तीनों डी कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं तो प्रत्येक डी कक्षक कुछ एनर्जी को अवशोषित करते हैं। इस एनर्जी का मान होता है 2/5 डेल टी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4 डेल टी। इतनी एनर्जी प्रत्येक डी कक्षक अवशोषित करता है, अवशोषित करके अपने सामान्य ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। तो अब क्योंकि यहां एनर्जी अवशोषित हो रही है इसलिए हम इनके आगे प्लस का चिन्ह लगाते हैं। प्लस का मतलब एनर्जी है वो अवशोषित हो रही है। वहीं दो डी कक्षक अपने सामान्य एनर्जी लेवल से निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं। ये दो डी कक्षक होते हैं डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। यहां प्रत्येक डी कक्षक कुछ एनर्जी का उत्सर्जन करते हैं। इस उत्सर्जित एनर्जी का मान होता है 3/5 डेल टी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 डेल टी। तो यहां देखो प्रत्येक कक्षक 3/5 डेल टी या 0.6 डेल टी ऊर्जा का उत्सर्जन करके अपने सामान्य ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं। तो यहां इनके आगे माइनस लगाते हैं, माइनस, क्योंकि यहां एनर्जी है वो उत्सर्जित हो रही है। तो इस तरह से जो डी कक्षक हैं वो भिन्न ऊर्जा स्तर वाले दो समुच्चयों में विभाजित हो जाते हैं, जिसमें तीन कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं और दो कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर आते हैं। और जब तीन कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं तो उस समय ऊर्जा अवशोषित होती है, और जब निम्न ऊर्जा स्तर पर जाते हैं दो कक्षक तो उस समय ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो यहां गुरुत्व केंद्र नियम के अनुसार अवशोषित ऊर्जा एवं उत्सर्जित ऊर्जा का मान बराबर होता है। देखो बराबर कैसे होता है, यहां हम देख रहे हैं कि तीन कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर जा रहे हैं और प्रत्येक कक्षक 2/5 डेल टी एनर्जी को अवशोषित करता है। तो तीनों कक्षों के द्वारा अवशोषित एनर्जी कितनी होगी देखो, तो ये हो जाएगा आपकी 6/5 डेल टी प्लस का मतलब ऊर्जा अवशोषित हो रही है। तो यहां देखो तीनों डी कक्षक 6/5 डेल टी एनर्जी को अवशोषित करते हैं।
वहीं अपन देखते हैं कि दो डी कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर आ रहे हैं, और जब डी कक्षक अपने सामान्य ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ प्रत्येक डी कक्षक 3/5 डेल टी एनर्जी का उत्सर्जन करते हैं। तो दो कक्षकों के द्वारा उत्सर्जित एनर्जी कितनी होगी देखो, तो ये भी हो जाएगी 6/5 डेल टी, और यहाँ एनर्जी उत्सर्जित हो रही है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो देखो यहाँ हम देख रहे हैं गुरुत्व केंद्र नियम के अनुसार बी कक्षकों के द्वारा अवशोषित ऊर्जा और उत्सर्जित ऊर्जा का मान बराबर होता है। तो इस तरह से बी कक्षकों की स्प्लिटिंग हो जाती है। तो यहां हम देखते हैं कि विपाटित डी कक्षकों के बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है उस ऊर्जा अंतराल को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं, जिसको हम डेल टी नामक संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ टी का अर्थ है टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय संकुल। अब इसमें एक बात देखिए कि यहाँ डेल टी का मान है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तुलना में बहुत कम होता है। यदि हम डेल टी एवं डेल ओ में रिलेशन देखें तो देखो समान केंद्रीय धातु परमाणु और समान लिगेंडों की स्थिति में डेल टी एवं डेल ओ के मध्य निम्न संबंध होता है, यानी डेल टी इज इक्वल टू होता है 4/9 डेल ओ, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देखो 9/4 डेल टी बराबर डेल ओ। तो भले ही तो ये संबंध लिखो और भले ये लिखो, दोनों एक ही बात है। तो यहां हम देख रहे हैं कि डेल ओ का मान है वो डेल टी से अधिक होता है, यानी डेल ओ ग्रेटर देन डेल टी। यहां डेल ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और टी को टेट्राहेड्रल यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो यहां डेल ओ का मान डेल टी से ज्यादा होता है। ठीक, एक बात और देखो, यहां हम देखते हैं कि जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एवं डी एक्स जेड ये तीनों डी कक्षक होते हैं। इन तीनों डी कक्षकों के समूह को हम T2 से प्रदर्शित करते हैं, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर इन दोनों डी कक्षकों के समूह को E के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वहीं हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं कि इन तीनों डी कक्षकों के समूह को T2G और इन दोनों डी कक्षकों के समूह को EG संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में G का प्रयोग करते हैं और टेट्राहेड्रल में G का प्रयोग नहीं करते हैं। देखो इसका क्या कारण है, देखो G का अर्थ होता है जीरेड यानी सिमेट्रिकल। अब देखो G का प्रयोग उस समय किया जाता है जब ज्यामिति सिमेट्रिकल होती है, और जब ज्यामिति यानी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल नहीं होती है तब G का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अब देखो जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है उस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है, इसीलिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसकी जो ज्योमेट्री है वो सिमेट्रिकल होती है, इसीलिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में G का प्रयोग करते हैं यानी T2G और EG। जबकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं पाया जाता है, इसीलिए जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है वो सिमेट्रिकल नहीं होती है, और सिमेट्रिकल न होने के कारण यहां G अक्षर का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल T2 और E का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते समय केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों की स्प्लिटिंग हो जाती है, जिसमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड ये तीनों डी कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ये दोनों डी कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ स्प्लिटिंग बहुत कम होती है, विपाटित डी कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल है काफी कम होता है, अर्थात डेल टी का मान है या काफी कम होता है। अब हम नेक्स्ट दूसरा बिंदु लेते हैं।
दूसरा बिंदु है कैलकुलेशन ऑफ टोटल CFSE इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यानी चतुष्फलकीय संकुलों में CFSE की गणना करना। टोटल CFSE की गणना करना। अब देखो, यदि हम CFSE गणना करना चाहें तो यहां दो बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है, एक तो फॉर्मूला और एक होते हैं डी कक्षकों की स्प्लिटिंग। तो देखो यहां हम किस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, तो टोटल CFSE इज इक्वल टू स्प्लिटिंग एनर्जी प्लस पेयरिंग एनर्जी। ठीक, यानी स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी दोनों को जोड़ दिया जाता है तो टोटल CFSE का मान प्राप्त हो जाता है। अब देखो स्प्लिटिंग एनर्जी का मान कैसे निकालेंगे, -0.6 Ng प्लस 0.4 N/T2 डेल T प्लस N पाई। अब देखो ये फॉर्मूला होता है, यहां देखो Ne, इस Ne का अर्थ होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E ऑर्बिटल्स, Ne, यानी E कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहां E कक्षक दो होते हैं, dx² माइनस y² और dz², जो कि निम्न ऊर्जा स्तर पर होते हैं। N/T2 का अर्थ होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 ऑर्बिटल्स, यानी T2 कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यह T2 कक्षक 3 होते हैं, dxy, dyz और dxz, जो कि उच्च ऊर्जा स्तर पर होते हैं, उन कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो -0.6 Ne प्लस 0.4 N/T2 डेल T प्लस, अब देखो पेयरिंग एनर्जी का सूत्र होता है N पाई। N का अर्थ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, न कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम टोटल CFSE का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि स्प्लिटिंग किस तरह से होती है। देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 3 कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं और 2 कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर आते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर पर जो 3 कक्षक होते हैं वो होते हैं dxy, dyz और dxz। इन तीनों कक्षकों के समूह को हम T2 कहते हैं, T2 ऑर्बिटल्स। और 2 कक्षक है वो निम्न ऊर्जा स्तर पर आते हैं, ये 2 कक्षक होते हैं dx² माइनस y² और dz² को बोलते हैं E ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते समय d कक्षकों की स्प्लिटिंग होती है। अब देखो यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है, जब आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE का मान निकाले तब वो बात ये है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हिंदी में कहते हैं उच्च चक्रण संकुल होते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ये कई बार क्वेश्चन भी आता है कि चतुष्फलकीय संकुल है वो उच्च चक्रण संकुल होते हैं क्यों, यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं क्यों। तो देखो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं ये क्योंकि इनका जो निर्माण है वो वीक लिगैंड फील्ड की उपस्थिति में होता है, यानी इनका निर्माण है वीक फील्ड लिगेंड्स की उपस्थिति में होता है, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और H2O, ये वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं।
तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि इन संकुल यौगिकों का निर्माण है वो वीक फ्रीड लिगेंड्स की उपस्थिति में होता है। और इन लिगेंड्स के लिए पेयरिंग एनर्जी का मान, पेयरिंग एनर्जी का मान है वो स्प्लिटिंग एनर्जी से अधिक होता है। यानी जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं उनके लिए पेयरिंग एनर्जी का मान स्प्लिटिंग एनर्जी से ज्यादा होता है। तो अब क्या होगा कि ऐसी स्थिति में जब हम इन विपाटित डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तब जहां तक संभव हो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती है। संभव न होने पर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी, अर्थात इन विपाटित डी कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उन इलेक्ट्रॉनों को हुंड्स नियम के अनुसार भरा जाता है। अर्थात इन विपाटित डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते समय हुंड्स नियम का पालन होता है, क्योंकि यहां देखो पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा है और स्प्लिटिंग एनर्जी का मान कम है, तो इलेक्ट्रॉनों का जहां तक संभव है पेयरिंग नहीं होगी। संभव न होने पर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी यहां, अर्थात यहां इन विपाटित डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन है वो हुंड्स नियम के अनुसार भरे जाएंगे। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखना, और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी डी सिस्टम के लिए टोटल CFSE का मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखो हम यहां कुछ एग्जांपल लेते हैं 2 के। तो यहां देखो डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ कुछ एग्जांपल लेकर के इसको समझते हैं किस तरह से टोटल CFSE निकाली जाती है। तो पहले हम ले रहे हैं D1 के लिए। तो D में एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन इस E ऑर्बिटल में रहेगा। तो अब देखो हम टोटल CFSE निकालते हैं इस फॉर्मूले से। तो टोटल CFSE बराबर देखो कितनी आ जाएगी, मान रख दो यहां -0.6 गुणा Ne का मतलब E ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, तो यहां आ जाएगा 1 प्लस 0.4 गुणा N का मतलब T2 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, तो यहां आ जाएगा 0, ये डेल T प्लस N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो यहां इलेक्ट्रॉन पेयर्स 0 है, तो यह आ जाएगा 0 पाई। अब इसको सरल कर दीजिए, तो यह आ जाएगा -0.6 प्लस ये 0 आ जाएगा, ये डेल T और यहां भी 0 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा -0.6 डेल T। तो D1 जब D में एक इलेक्ट्रॉन होता है टोटल CFSE का मान आता है -0.6 डेल T। तो इस तरह से D2 में भी हम निकाल लेते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएगा, ठीक। तो इस फॉर्मूले से मान रख देते हैं, तो यहां 2 आ जाएगा, जब यहां 2 आ जाएगा तो यह आ जाएगा -1.2 डेल T, यानी D2 के लिए। अब देखो D3 में किस तरह से होगा, D3 को देखिए, D3 तो D3 में क्या होगा, देखो पहला इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां भरना है, पेयरिंग करवानी है कि नहीं करवानी, तो मैंने बताया था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। यहां डी कक्षकों की स्प्लिटिंग बहुत कम होती है, तो यहां जहां तक संभव है इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती है। संभव न होने पर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी, अर्थात यहाँ विपाटित डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन है वो हुंड नियम के अनुसार भरे जाएंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, ध्यान रखना। तो देखो अब इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्या हो गया, यहां आपका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास हो गया E के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और T2 के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनीय विन्यास हो गया। अब देखो टोटल CFSE निकालेंगे, टोटल CFSE। तो अब मान रख दीजिए, देखो इसके अंदर इस फॉर्मूले में -0.6 गुणा Ne में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो Ne में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां आ जाएगा 2 प्लस 0.4 गुणा N-T2, यानी T2 में इलेक्ट्रॉन 1 है, तो यह आ जाएगा 1 डेल T प्लस
एन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, 0 है एन का मान, तो 0 पाई। अब इसको सरल कर देते हैं, तो देखो मान आ जाता है -1.2 प्लस 0.4 डेल टी बराबर 0। तो यहां मान आ जाता है आपका, देखो ये 1.2 माइनस का है और 0.4 प्लस का है, तो यहां आपका आ जाता है -0.8 डेल टी। ये टोटल CFSE का मान आ जाता है D3 विन्यास में। इसी प्रकार से D4 है, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब D5 होगा, तो देखो D5 में पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन और पांचवा इलेक्ट्रॉन। और जब आप D5 के लिए टोटल CFSE का मान निकालोगे तो वो 0 आ जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट लेते हैं, देखो D6। तो D6 के लिए देखो टोटल CFSE का मान कितना आएगा, तो हम देखो D6 के लिए इन विपाटी D कक्ष को में 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन और छठा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, यानी छठे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी यहां। तो अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, E के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन और T2 के अंदर भी 3 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो अब इस विन्यास में देखो टोटल CFSE कितनी आएगी, तो टोटल CFSE बराबर देखो इस फॉर्मूले में मान रख दो -0.6 गुणा Ne। तो यहाँ E ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां आ जाएगा 3 प्लस 0.4 गुणा N-T2। तो T2 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो यहां आ जाएगा 3, ये आ जाएगा डेल T प्लस N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये रहा देखो, तो यहां आ जाएगा 1, N का मान 1 और पाई जो कि स्थिरांक होता है। अब देखो इसको सरल कर लीजिए, तो यह आ जाएगा -1.6 प्लस ये आ जाएगा देखो 0.4 को 3 से गुणा करेंगे तो 1.2 डेल टी प्लस पाई। अब देखो ये कितना आ जाएगा 1.8 माइनस का 1.2 प्लस का है, तो इसको हम सरल करते हैं, तो आ जाएगा -0.6 डेल टी प्लस पाई। तो ये टोटल CFSE का मान आ जाता है D6 विन्यास के लिए, यानी D6 विन्यास के लिए टोटल CFSE आती है -0.6 डेल टी प्लस पाई। इसी तरह से हम D7 के लिए, D8 के लिए, D9 के लिए, D10 के लिए आसानी से CFSE का मान निकाल सकते हैं। लेकिन आपको यहां ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कब होगी और कब नहीं होगी। तो ध्यान रखें, जब एक इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां रहेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहला दूसरा, जब 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहला दूसरा तीसरा, 4 में पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वें में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। जब 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, D6 आएंगे, तब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी कंडीशन में, यानी D1 से लेकर D10 अपने पास कोई भी कंडीशन है, किसी भी कंडीशन के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए हम टोटल CFSE का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज हमने यहाँ 2 बिंदुओं के बारे में पढ़ा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते समय केंद्रीय धातु परमाणु के D कक्षकों की स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है, और दूसरा बिंदु हमने ये लिया कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए टोटल CFSE का मान किस प्रकार से निकाला जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।